नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड यानी टीजीटी समाजशास्त्र के दो पेपर लेंगे हम 20-20 प्रश्न जिनमें आते हैं। बहुत बेसिक प्रश्न हैं जो हर बार रिपीट हो जाते हैं, तो उन प्रश्नों को लेंगे। तो ये प्रश्न सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बेसिक प्रश्न है। तो इसमें हम 2016 का और एक 2022 का दो पेपर लेंगे। इससे पहले हम 3 पेपर्स पे पहले चर्चा कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है, हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से, जहां हम यूपी पीजीटी, झारखंड पीजीटी, उत्तराखंड पीजीटी, नेट के कोर्सेज है वो उपलब्ध करवाते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर है जो नीचे स्क्रीन पर भी चल रहा है। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी एग्जाम है समाजशास्त्र के उनकी हिंदी माध्यम में तैयारी करवाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास है। वो पहला प्रश्न है कि एक क्रिकेट मैच का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से अध्ययन के लिए किन पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा। किसी भी घटना को देखने के 2-3 नजरिए होते हैं, अनेक हो सकते हैं। हाँ, बात की जा रही है समाजशास्त्रीय नजरिए की, समाजशास्त्रीय पर्सपेक्टिव की, परिप्रेक्ष्य की। अब जैसे कि ये है, अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं देखने के। एक आर्थिक व्यक्ति है, वो इसको देखेगा कि ये कितने का आता है, क्या चीज है, कितने की बिक सकती है, तो ये क्या हो गया, आर्थिक परिप्रेक्ष्य हो गया। एक भौतिक शास्त्री देखेगा कि ये किससे बना हुआ है। एक मैथ वाला देखेगा इसकी लंबाई कितनी है, ये किस आकार में बना हुआ है। तो ये अलग अलग नजरिए होते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है समाजशास्त्रीय नजरिए की। तो समाजशास्त्र में भौतिक परिस्थितियों का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। लागत और लाभ का है वो आर्थिक परिप्रेक्ष्य आ गया, ये कॉमर्स का परिप्रेक्ष्य आ गया, मैनेजमेंट का आ गया। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है अंतःक्रिया प्रतिमान, समूह प्रतिमान, अंतःक्रिया या सामाजिक प्रक्रियाएं जहां आती है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस प्रकार से अंतःक्रिया कर रहा है। तो ये समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। दूसरा है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पथ, मार्ग, पाथ एलेक्स इंकल्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज सोशियोलॉजी में, व्हाट इज सोशियोलॉजी के अंदर नहीं बताया। तो इंकल्स ने 3 प्रकार के पर्सपेक्टिव है वो बताए थे अध्ययन के। बिल्कुल डी राइट है, संरचनात्मक। तो संरचनात्मक है वो नहीं बताया था, ये ऐतिहासिक, अनुभविक और विश्लेषणात्मक, ये 3 मार्ग समाजशास्त्रीय विषय वस्तु के बताए थे कि इन 3 चीजों से हम समाजशास्त्र का अध्ययन वो कर सकते हैं। अब है इमाइल दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के 3 मुख्य भाग बताए गए हैं, इनमें से कौन सा भाग उनके द्वारा नहीं बताया गया है। तीसरे का सी बता रहे हो और डी बता रहे हो। तीसरे का डी 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 बिल्कुल राइट है। अगर मैं यहां ये कर देता, क्योंकि ये तो स्टेकी की बात है, वो तो कॉम्टे द्वारा की गई है। अगर मैं यहां करता सामाजिक यांत्रिकी, सामाजिक यांत्रिकी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होता। क्योंकि सामाजिक साम्य और सामाजिक यांत्रिक बात है वो इमाइल दुर्खिम के द्वारा कही गई है, फिर भी इसका राइट आंसर यही डी ही आता। क्योंकि इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया है, सामाजिक स्वरूप शास्त्र, शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र। सामाजिक यांत्रिकी और सामाजिक साम्यी, ये यांत्रिक एकता और साम्यी एकता, ये उन्होंने समाज का विभाजन किया है, वर्गीकरण किया है।
ये दो भागों में बांट सकते हैं। यहां समाजशास्त्र, ये समाजशास्त्र का भाग 3 बताए हैं। ये समाज के दो भाग हैं, यात्रिक एकता और सामवी एकता। तो इसका राइट आंसर ये डी ही होगा, चाहे यहां पे कुछ भी आ जाए। ये 3 प्रकार ही इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बताए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे के सारे, आसान से लगते हैं लेकिन महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है। आगे है 4 नंबर, सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, यह कथन किसका है? चौथे का बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बिल्कुल राइट, मैकआइवर एवं पेज की पुस्तक है सोसाइटी, जिसमें वो सामाजिक संबंधों की बात है वो करते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन प्रवृत्ति के निर्धारण का आधार नहीं है? प्रजनन प्रवृत्ति के निर्धारण का आधार नहीं है। आसान है, मैं कह रहा हूं कि प्रश्न मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन टीजीटी लेवल में इसी प्रकार के प्रश्न है वो आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राजनीतिक सत्ता। तो जन्म से लिंग है, पुरुष होगा महिला होगी, आयु है जैसे जैसे बढ़ेगी होगा, जन्म है, प्रजाति है, नस्ल है, ये सब प्रजनन प्रवृत्ति है जो जन्म से ही हो, आनुवांशिक रूप से जो मिलती हो। आगे है 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक समूह की विशेषता नहीं है? सामाजिक समूह की विशेषता कौन सी नहीं है? छठे का ए बताया है, डी आ रहा है, डी ज्यादातर डी आ रहा है और डी ही राइट है। सीमित संचार, संचार तो द्वितीयक समूह होते हैं उनमें सीमित होता है। शारीरिक सामीप्य होता है, छोटा आकार होता है, संबंधों में स्थिरता होती है, संबंध साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में क्या होते हैं? संबंध है वो साध्य होते हैं, और द्वितीयक समूह में संबंध है वो साधन होते हैं, और संचार होता है वो सीमित होता है, एक तरफा होता है या एक आयाम होता है, बहुआयामी संचार नहीं होता है। आगे 7 नंबर, अगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तरों का उल्लेख किया है। इनमें से किस एक का उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया? ये भी बहुत आसान है, बताइए 7वें का क्या राइट आंसर होगा? 7वें का भी डी, बिल्कुल राइट, डी राइट नहीं है, सॉरी बी राइट है, बिल्कुल राइट क्या है? बी, साधक। 3 इन्होंने बताए, पहला इन्होंने बताया था जो धार्मिक, एक बताया, फिर तात्विक बताया, आध्यात्मिक, फिर प्रत्यक्षवादी या साक्ष्यवादी या इसे सकारात्मकवादी, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता की अवस्था इसे बताया गया है। ठीक है, तो इसका बी होगा। ये 3 अवस्थाओं का जिक्र है, सबसे अंतिम अवस्था का जिक्र 3 नंबर पे इसका किया है। 8 नंबर है, क्लास के टाइम आपके यहाँ बारिश होती है तो बहुत अच्छी बात है, हम तो बारिश को तरस रहे हैं कि बारिश हो जाए, काले मेघा कब नीचे आकर बरसे, बस ऊपर से ही चले जाते हैं। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है तो कौन सी ऐसा कारक है जो जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पाश्चात्य शिक्षा
आधुनिक आवागमन के साधन, नवीन व्यवसाय, ये सब जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। जजमानी प्रथा, जहां जजमानी प्रथा बनी रहेगी यानी वो समाज अभी भी परिवर्तनशील नहीं है, क्योंकि जजमानी प्रथा हजारों साल से चली आ रही है। अगर इसमें कोई परिवर्तन आ गया तो यानी सोशल चेंज है। तो डी इसका राइट आंसर होगा कि जजमानी प्रथा जाति व्यवस्था के लिए उत्तरदायी, परिवर्तन में उत्तरदायी नहीं है। आगे है 9 नंबर, अवकाश वर्ग का सिद्धांत, या इसे विलासी वर्ग, अवकाश वर्ग को क्या कहा है? विलासी, इंग्लिश में कहते हैं लेजर क्लास, लेजर क्लास, यानी ऐसा वर्ग जो बहुत ज्यादा उपभोग करता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया है? थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, ये है बेबलेन। इसका सही उच्चारण क्या है? बेबलिन या बेबलेन लिखा आता है, अलग अलग आता है ये, बेबलिन या बेबलेन। इन्होंने ये विलासी वर्ग का या लेजर क्लास का कंसेप्ट है वो दिया। तो राइट आंसर क्या है? 3। आगे है 10 नंबर, प्रोफेसर जीएस गुरिये के अनुसार वर्ण शब्द का निम्न में से किससे संबंध है? वर्ण, वर्ण जो है उसका क्या अर्थ है? कुल वर्ण के बहुत सारे अर्थ है वो मानते हैं। इसे हम रंग के तौर पे जानते हैं, चेन के तौर पे जानते हैं, व्यवसाय के तौर पे जानते हैं, वर्ण करना, हरण करना, इस प्रकार से अलग नाम है। तो इन्होंने, जीएस घुरिये ने इसका अर्थ किससे लगाया है? रंग से लगाया है। किससे लगाया है? रंग से लगाया है, श्वेत और अश्वेत, आर्य और अनार्य। और इसी के आधार पर इन्होंने अपना जाति की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धांत दिया है। आगे है 11 नंबर, भारत में जाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में जाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जाति में खुलापन होता है, बिल्कुल गलत बात है। जाति एक बंद व्यवस्था है। जाति संस्करण का आधार अनुष्ठानिक है। जाति बहिर्विवाह है, नहीं, जाति अंतर्विवाह है। जाति की सदस्यता अर्जित नहीं होती है, जन्मजात होती है। तो इसका राइट आंसर क्या बचता है 11वें का? बी, जातीय संस्करण का आधार अनुष्ठानिक है। क्या है? अनुष्ठानिक, अनुष्ठान, कर्मकांडीय, कर्म कांडीय, पूजा पाठ से संबंधित है। तो जो पूजा पाठ करता है वो सबसे जाति श्रेणी में सबसे ऊपर माना जाता है, जैसे कि ब्राह्मण है। और जो चमड़े का काम करता है या इस प्रकार के मरे हुए पशु जिनको समाज में निम्न स्तरीय कार्य माना जाता है, उनका जातीय संस्करण में जो नंबर है वो सबसे नीचे की ओर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। आगे 12 नंबर, निर्धनता का प्रमुख कारण पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण है। निर्धनता का प्रमुख कारण पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण है। ये तो आंसर ही अपने को पता है, इस प्रकार की बात करता है। हाँ, अगर इसमें निर्धनता की बात करें तो ये मार्क्स का आ गया। दुर्खिम नहीं बताएंगे, मालथस जनसंख्या के बारे में बताएंगे। मालथस किसके बारे में बताएंगे? जनसंख्या के बारे में बताएंगे। तो मार्क्स आएगा। आगे है
13 नंबर, टी के ओमेन ने सांप्रदायिकता के नियमन में से किस आयाम का उल्लेख नहीं किया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। टी के ओमेन ने सांप्रदायिकता के कुल 6 आयाम बताए थे। कितने आयाम बताए? 6 आयाम बताए। और ये 6 के 6 आयाम आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिकता पे बहुत ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, और जब सांप्रदायिकता का टॉपिक आता है तो टिक्के ओमन में इनमें से उठा लेते हैं। अपने को ये 6 के 6 याद होते नहीं है, 3 देते हैं, चौथा अपने को पता नहीं होता है, एक जैसे से लगते हैं। इस वजह से हमारे आंसर गलत होने की संभावना रहती है। तो इन्होंने आत्मसात करने वाली व्यवस्था, कल्याणकारी, अलगाववादी, विशिष्टतावादी का जिक्र इनके द्वारा नहीं किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अब ये जो सांप्रदायिकता वाला टॉपिक है, क्योंकि अब मैं डिटेल से यहाँ पे इन 6 आयामों की चर्चा करूंगा तो फिर क्लास लंबी हो जाएगी। तो सांप्रदायिकता वाला टॉपिक है, उसमें मैंने इन 6 आयामों को अच्छे तरीके से बता रखा है। तो अगर आपके सिलेबस में सांप्रदायिकता का टॉपिक है, सोशल प्रॉब्लम का टॉपिक है, तो आपको ये जरूर देखना चाहिए। 14 नंबर है, कौन सी एक भारतीय समाज के लिए समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है? वर्तमान के अंदर सामाजिक समस्या नहीं है और कभी भी नहीं होगी है। बी, किसका आंसर है? 20। 14वें का बी बता रहे हो आप? 14वें का है सी, प्रजातंत्रवाद। सांप्रदायिकता, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद तो आ ही गया, अलगाववाद, प्रजातिवाद, ये सब वर्तमान की समस्याएं हैं। आगे है 15 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या वृद्धि की समस्या से नहीं है? किसका संबंध जनसंख्या वृद्धि की समस्या से नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्न की कमी हो जाती है, आवास की कमी हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। एड्स की समस्या का संबंध है वो जनसंख्या वृद्धि से नहीं है। आगे है, के.एम. कपाड़िया ने निम्न में से किसको हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं माना है? किसको? तो के.एम. कपाड़िया ने 3 प्रकार के उद्देश्य वो बताए गए थे। पहला उद्देश्य था धर्म, दूसरा उद्देश्य प्रजा, तीसरा रति या काम। मोक्ष है वो विवाह का उद्देश्य नहीं है। आगे है 17 नंबर, जब विवाह के पश्चात पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के पिता के घर निवास नहीं करते, बल्कि अपना स्वयं का नया घर बसाकर रहते हैं, तो ऐसे परिवारों को क्या कहते हैं? को पता है? नवस्थानिक, ये बीपीएससी में भी आया था और बीपीएससी ने इसका आंसर गलत दे रखा था, तो क्या हो जाएगा? नवस्थानिक, सी। 18 नंबर है, ये तो बिल्कुल ही आसान है। भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कितने हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 ही आश्रम हैं, तो इसलिए इनको संयुक्त रूप से बोलते हैं वर्णाश्रम। और आश्रम 4 हो गए, वर्ण 4 हो गए, पुरुषार्थ 4 हो गए, तो कितने हैं? 4। आगे 19 नंबर, किस आश्रम में घर को त्याग कर जंगल की ओर प्रस्थान किया जाता है? बहुत आसान है, वानप्रस्थ, वन की ओर प्रस्थान। बी, वन की ओर प्रस्थान। अभी दोबारा से ये
रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर था वो 2016 का स्टार्ट हो चुका है। अभी तक जो मैंने प्रश्न करवाए थे वो 2022 के थे, अब जो मैं करवा रहा हूं वो 2016 के हैं। तो अब आपको थोड़ा सा खुद पता चल जाएगा कि धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ रहा है। ये बिल्कुल आसान है आगे वाले 20%, तो इनमें ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का है, पहला प्रश्न यही पूछा जाता है। बस मैं क्या ही हो रहा हूं, पेज 2016 में भी यही पूछा, 22 में भी यही पूछा गया है। प्राथमिक समूह का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक समूह का कंसेप्ट है वो 1919 के अंदर CH कुल्ले ने सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में दिया। किस में दिया? सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में ये दिया था। और 3 प्रकार के प्राथमिक समूह बताए थे, परिवार, मित्र और पड़ोस। राजनीतिक दल है वो इसका एग्जाम्पल नहीं है। जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो पहले तो ये मैं बता दूं, ये परिभाषा है वो CH कुल्ले की परिभाषा है। ये परिभाषा किनकी है? CH कुल्ले की है। किसकी है? जाति की है। किसकी है? जाति की है। ये परिभाषा पुरानी हो गई है, पर फिर भी कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है। अब ये 2018 वाले में भी आया था, अब भी आया है कि कौन सा कारक राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा नहीं है? कौन सा नहीं है? अभी मैंने बात की थी सी, नगरीकरण। सी, नगरीकरण। हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये भी 3 बार इस एग्जाम में पूछा गया है, हर बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो SV केतकर, द हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया। 25 नंबर है, वर्ग के निर्धारण का आधार है। वर्ग के निर्धारण का आधार है, क्या है? व्यवसाय है। वर्ग का निर्धारण किससे होता है? व्यवसाय। वर्ग किसे कहते हैं? समान आर्थिक परिस्थिति और समान व्यवसाय वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग कहते हैं। निम्नलिखित में से पुरुषार्थ का एक प्रकार नहीं है। तो पुरुषार्थ 4 बताए थे अभी, धर्म, अर्थ, काम। प्रेम की जगह क्या आ जाएगा? काम और मोक्ष। ये कुल 4 है, तो इसका क्या होगा? प्रेम होगा। जाति एक बंद वर्ग है, ये भी परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। जाति एक बंद वर्ग है, ये कथन किसका है? ए बिल्कुल राइट, जुमदार का। अब आपका दिल खुश हो गया होगा कि हम तो सारे के सारे सही कर रहे हैं। तो खुश होने की आवश्यकता नहीं है, ये पेपर ही आसान है। लेकिन हर एग्जाम में ये आज मैं 40% कराऊंगा, 40 में से मान के चलिए कि 3-4% रिपीट होते हैं, हर एग्जाम में होते हैं, क्योंकि ये कुछ बेसिक प्रश्न है। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है क्या है? गंधर्व विवाह। क्या है? गंधर्व विवाह। ठीक है, तो ये कुल 8 प्रकार के हमारे विवाह है, तो उसमें से 5वें नंबर का जो विवाह है वो ये है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर पे कौन सा आ जाता है? सॉरी, ब्रह्म विवाह 4 पे आ जाता है, या 3 पे भी आ जाता है, आरस विवाह यानी ऋषि विवाह, फिर गंधर्व विवाह, फिर असुर विवाह, फिर राक्षस विवाह, और सबसे लास्ट में पेचास विवाह, जो सबसे निम्नतम कोटि का माना जाता है। तो पहले 4 है वो उत्कृष्ट होते हैं, और
दूसरे 4 है वो निकृष्ट श्रेणी के माने जाते हैं। मैरीज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? मैरीज एंड फैमिली इन इंडिया तो के.एम. कपाड़िया। कौन है? के.एम. कपाड़िया। मजूमदार की कौन सी पुस्तकें हैं? मजूमदार की पुस्तक का नाम है रूरल प्रोफाइल। एस.सी. दुबे की द कमार, या श्यामाचरण दुबे ने समाज और विकास, डेवलपमेंट एंड सोसाइटी, और इंडियन विलेज, इंडियन सोसाइटी। इनकी सबसे महत्वपूर्ण वो क्या है? इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, हिंदी में भारतीय समाज। कापड़िया की हो गई है। ए.एम. शाह ने मैरिज एंड फैमिली लिखा है। आगे है, एड्स के सर्वप्रथम अविवादित रोगी कहां पाए गए हैं? विश्व के अंदर पहला अविवादित रोगी कहां पाया गया है? 30वें का क्या होगा? तीसवें का बी बता रहे हो। तीसवें का ज्यादातर आप बी बता रहे हो। यूएसएसआर, ये संयुक्त राष्ट्र, सॉरी वो सोवियत संघ था। सोवियत संघ में नहीं पाया गया था। यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पाया गया था। भारत के अंदर चेन्नई के अंदर पाया गया था। भारत के अंदर चेन्नई के अंदर एड्स का पहला रोगी पाया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। आगे है 31 नंबर, द हिंदू मैरिज एक्ट किस साल लागू किया गया? हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, तो ये तो आसान सा है, सबको पता ही होगा कि 1955। कब? 1955। मार्क्स के वर्ग निर्धारण का आधार क्या है? सभी को पता ही है कि मार्क्स है वो आर्थिक निर्धारणवादी है। क्या है? आर्थिक निर्धारणवादी है। तो 4 हो जाएगा। सोशल चेंज पुस्तक किन्होंने लिखी? 33वें का बिल्कुल राइट, 4 ओकबर्न। क्या है? ओकबर्न। ओकबर्न की ये पुस्तक है जो उन्होंने 1922 के अंदर लिखी थी, सोशल चेंज, जिसमें उन्होंने संस्कृति के 2 प्रकार बताए थे। एक बताया था भौतिक संस्कृति और दूसरा अभौतिक संस्कृति। दूसरा अभौतिक संस्कृति, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अब भौतिक संस्कृति को क्या कहते हैं? हम सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकैवर पेज ने सभ्यता और अभौतिक संस्कृति को संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं। और जब उन्होंने कहा कि भौतिक संस्कृति तेजी से बढ़ती है, अभौतिक संस्कृति धीमे गति से बढ़ती है, और जब ये अंतर आता है तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक पिछड़ापन, कल्चरल लेग, जिसे मैकैवर ने तकनीकी लेग कहा था, तकनीकी पिछड़ापन कहा था। आगे है भाई भतीजावाद, पक्षपात, सत्ता शक्ति का दुरुपयोग, सभी किसके उदाहरण है? तो ये तो आसान है। किसके एग्जाम्पल है? ये सब करप्शन के हैं, भ्रष्टाचार के हैं। ये भी बहुत आसान है। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक है, वो किनकी है? मैक्स वेबर की है। किनकी है? मैक्स वेबर की है। इमाइल दुर्खिम की
पुस्तकें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। टीजीटी लेवल में भी हमें इन थिंकर्स के बारे में डिटेल से पता होना चाहिए। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है, तो इमाइल दुर्खिम की कुल 5 पुस्तकें हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1893 में द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1895 में द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, 1897 में द सुसाइड, 1800 ठीक है, इसके बाद में 1912 के अंदर 1912 में इनकी पुस्तक आती है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ रिलीजन, धर्म के प्रारंभिक स्वरूप, जिसमें वो टोटमवाद की कहते हैं। इसी प्रकार से ये मैक्स वेबर की है। तो इन दोनों की बुक्स के है आपको द सिटी हो गई, द प्रोटेस्टेंट एथिक्स हो गई, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाली हो गई। 36 नंबर है कि समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किनके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? ऑगस्ट कॉम्टे के लिए द्वारा किया गया था 1838 में। इसीलिए इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के जनक के तौर पर जानते हैं। 37 है यांत्रिक एकता और सामवी एकता का वर्णन किसने किया? इसका जिक्र मैं अभी कर ही चुका था। किसने किया? इमाइल दुर्खिम ने किया। और विभिन्न समाजों की नातेदारी शब्दावली का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति हैं, तो किसने किया? मॉर्गन ने किया। इसका राइट क्या होगा? मॉर्गन होगा। तो ये 39वां है धर्म क्रिया की एक विधि है और साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी। धर्म एक समाजशास्त्रीय पर घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। खुशी बहुत हो रही है, आएंगे, रिपीट होते हैं क्योंकि ये भी प्रश्न आते हैं और इससे टिपिकल प्रश्न भी आते हैं। सारे प्रकार के प्रश्न है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हमें ये नहीं कि हमें तो अब सारे प्रश्न आज से ही हो गए तो हम तैयारी को छोड़ दें, हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, मेलोवंस्की। अब इसको अलग तरीके से पूछा जा सकता है कि किसने कहा कि धर्म एक व्यक्तिगत अनुभव है। इतना पूछा जा सकता है कि धर्म एक व्यक्तिगत अनुभव है, किसने कहा? तब आप कंफ्यूज हो जाते कि ये मेलोवंस्की है या और कोई और है। तो ये आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अभी जस्ट एप के ऊपर क्लास हो रहा है, 10 मिनट बाद में, गैप के बाद में, तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम क्राइम के बारे में पढ़ेंगे। तो क्राइम का जो जिनके सिलेबस में जैसे यूपीपीजीटी, आरपीसी को लेक्चरर है, तो उनमें आपके काम आएगा वो टॉपिक। तो ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।